Hello everyone, myself Manpreet and most welcome to your own channel Nursing Scoop. हम कर रहे हैं सिस्टम वाइज एमसीक्यू की डिस्कशन एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट से हमने स्टार्ट करा है. कल हमने करे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज. आज है पार्ट 2 और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से. अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो एंड लाइक का बटन प्रेस कर दिया करो. This provides the motivation to create a more content. Okay, so let's start with the first question. A client with asthma has pronounced wheezing on auscultation. Suspecting an impending asthma attack, the nurse should do what? अभी नर्स को क्या करना चाहिए? कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, इंट्यूबेट करना चाहिए, या फिर एडमिनिस्टर करना चाहिए नेबुलाइज बीटा टू एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, या फिर क्लाइंट को आपको पोजीशन करना है ऑन हिज और हर राइट साइड. अभी क्या करेगी नर्स? अस्थमा का अटैक पेशेंट को आ रहा है. देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको इटियोलॉजी देखनी है डिसऑर्डर की. ठीक है, अभी इटियोलॉजी क्या है कि ब्रोंकोस्पाज्म होता है अस्थमा में. ठीक है, ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करने के लिए आप क्या करोगे? आप दोगे ब्रोंको डायलेटर, दैट इज अ बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक, लाइक सल्ब्यूटामोल. यहाँ पे कफिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काम नहीं करेगी. पोजिशनिंग अगर आप करोगे उससे भी ब्रोंकोस्पाज्म रिलीव नहीं होएगा एंड इंट्यूबेट की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा रहा है. अगर रेस्पिरेटरी अरेस्ट होता तब इंट्यूबेशन आती. कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में अपनी ओर से कुछ अज्यूम नहीं करना है. जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. अस्थमा है, उसमें ब्रोंकोस्पाज्म होगा. ब्रोंकोस्पाज्म को रिलीव करने के लिए हम क्या देंगे? ब्रोंको डायलेटर्स देंगे. ठीक है, बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करेंगे? एक तो वो रिलैक्स करेंगे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को. सेकेंडली क्या करेंगे? वो इनहिबिट करेंगे हिस्टामिन का रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल. हिस्टामिन रिलीज कम होगा तो क्या होगा? रिएक्शन सप्रेस होगा टू द एलर्जेंस. इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. Which finding should nurse expect when completing an assessment on a client with chronic bronchitis? Chronic bronchitis में manifestation आपको find out करनी है and options are minimal sputum with cough. देखो जो chronic bronchitis है, bronchitis को अगर आप break करोगे तो क्या है? ब्रोंकाई हो गया एंड आइटस मीन इन्फ्लामेशन, मीन्स के ब्रोंकाई की क्या हो रही है? इन्फ्लामेशन हो रही है. प्लस क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. क्यों होता है? बिकॉज इस कंडीशन में हाइपरट्रॉफी हो जाती है म्यूकस गॉबलेट सेल्स की. ठीक है, यही मेन डिफरेंस है बिटवीन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आपको स्पूटम ज़्यादा दिखेगा विद द कफ. दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज अ पिंक फ्रॉथी स्पूटम. पिंक फ्रॉथी स्पूटम हमें किस डिसऑर्डर में देखने के लिए मिलेगा? It is seen in case of the pulmonary edema. This option is again wrong. Next क्या है? Barrel chest. Yes, this option is very appropriate. Barrel shaped chest is seen in case of the chronic bronchitis. ठीक है, COPD में आता है ना chronic bronchitis. आपने पढ़ा होगा कि COPD में barrel shaped chest होती है. क्यों देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बैरल शेप चेस्ट? बिकॉज होता क्या है इस कंडीशन में? ब्रोंकाई की इन्फ्लामेशन होती है प्लस म्यूकस प्रोडक्शन होता है. अब इसके कारण क्या होता है? जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है इनसाइड द लंग्स. ठीक है, एयर ट्रैप होती है और जो लंग्स होते हैं वो ओवरली इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, जहाँ आप कह सकते हो कि हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है लंग्स की एंड दैट गिव्स अ बैरल शेप अपीयरेंस टू द चेस्ट. ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बैरल शेप चेस्ट होएगी. नेक्स्ट इज अ स्ट्राइडर ऑन एक्सपायरेशन. दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. जो स्ट्राइडर होता है मेनली ये देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी एडिमा. दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग. हियर द राइट ऑप्शन इज सी. बहुत बार बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है. इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. A home health nurse is visiting a client whose chronic bronchitis has recently worsened. अभी chronic bronchitis उसका और worsen हो गया. Which instruction should nurse reinforce with this client? अभी nurse को क्या instruction देनी चाहिए? ऑप्शन ए क्या है? Increase the amount of bed rest.
सो पेशेंट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का है, सो कंप्लीट बेड रेस्ट और इंक्रीज बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेसिंग कर सकते हो कि फिजिकल एक्टिविटी हो, फिर एडिक्वेट बेड रेस्ट हो, फिर एक्टिविटी हो, फिर बेड रेस्ट हो, ऐसे करके, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली पेशेंट को बेड रेस्ट पे डाल दो। सो दिस ऑप्शन इज नॉट सो मच अप्रोप्रिएट। सो नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज लिक्विड इनटेक। यस, सो जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है म्यूकस प्रोडक्शन विद कफ, तो हम इस कंडीशन में मेनली म्यूकोलिटिक्स देते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं, सो डैट जो कफ है वो एक्सपेल आउट हो जाए। सो अगर आप फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करवाओगे पेशेंट का, तो वो म्यूकस को लिकोफाई करेगा एंड सिक्रीशंस एक्सपेल्ड आउट होएगी। सो यहाँ पे ये थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। सो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिक्रीज कैलोरिक इनटेक। सो पेशेंट की मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा हो जाती हैं डिजीज कंडीशंस में, सो जो कैलोरिक इनटेक है वो ज़्यादा होना चाहिए। इनफैक्ट हम प्रोटीन इनटेक जो है वो ज़्यादा करवाते हैं इन केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। एंड पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग अगेन। सो नेक्स्ट इज रिड्यूस द होम ऑक्सीजन यूज। सो पेशेंट ऑलरेडी कंडीशन उसकी वर्सन हो रही है, यहाँ पे लिखा ही है, तो अगर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी पे होम में रखा गया है तो उसकी अमाउंट रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। सो दिस ऑप्शन इज अगेन इनएप्रोप्रिएट। सो हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट ब्रोंकाइटिस. So which of the following is a priority to include in instructions given to the client with bronchitis? सो ब्रोंकाइटिस के क्लाइंट के लिए इनमें से प्रायोरिटी इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी? ऑप्शंस आर अवॉइड सिगरेट स्मोकिंग, डिक्रीज ओवरवेट स्टेटस, इंक्रीज एक्टिविटी, अवॉइड माल न्यूट्रिशन। सो देखो, जो ब्रोंकाइटिस होता है उसका जो बिगेस्ट कॉज होता है दैट इज द सिगरेट एंड स्मोकिंग। सो 90% ऑफ द पेशेंट विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हैव अ हिस्ट्री ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। सो इसका जो सीधा सीधा आपको क्लियरली सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन, दैट इज टू अवॉइड दी सिगरेट एंड स्मोकिंग। सो डिक्रीज ओवरवेट स्टेटस, इसका ब्रोंकाइटिस के साथ उतना कंसर्न नहीं है। इंक्रीज एक्टिविटीज के साथ भी इतना कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। अवॉइड माल न्यूट्रिशन, सो माल न्यूट्रिशन का थोड़ा सा है बट उतना नहीं है जितना सिगरेट स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर है। सो इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड द cigarette smoking. So next question is about ABG analysis. So nurse reviews the ABG results of a client with COPD. So उसका pH दिया हुआ है, pH है 7.2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 56 mm mercury एंड बाइकार्बोनेट लेवल है 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस इज पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। सो देखो, एबीजी एनालिसिस के लिए आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल वैल्यूज। सो नॉर्मल पीएच लेवल कितना है, 7.35 टू 7.45। सो अगर पीएच लेवल 7.35 से कम होगा सो वो होगा एसिडोसिस। सो अगर लेवल 7.45 से ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन होगी एल्केलोसिस। सो अभी पेशेंट का कितना है, 7.2 है, मीन्स के 7.35 से कम है। सो कंडीशन क्या होगी, एसिडोसिस होगी। सो अभी हम नैरो डाउन कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन। इसमें दो है एसिडोसिस, एक तो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड सेकंड ऑप्शन इज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो अब इतना तो कंफर्म हो गया कि जो आंसर होगा वो इन दोनों में से होगा बिकॉज पेशेंट का पीएच है 7.2। अब आपको देखना है कि जो एसिडोसिस है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। सो जो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा एंड बाइकार्बोनेट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो एसिडोसिस है वो रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। सो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 35 टू 45 mm मर्क्यूरी एंड बाइकार्बोनेट लेवल नॉर्मल कितना है, 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो अभी पेशेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो ज़्यादा है, 56 है, जबकि होना कितना चाहिए, 35 टू 45। बट उसका जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो बिल्कुल ठीक है, 24 है, होना कितना चाहिए, 22 टू 27 के बीच में। सो अभी क्या है, CO2 लेवल उसका हाई है। सो क्या हो गया, किससे रिलेटेड हो गया, फिर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड हो गया ये एसिडोसिस। सो आंसर क्या होगा इसका, फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा।
सो अगर आपको ये वैल्यूज याद नहीं भी होती तब भी आप सीओपीडी में फाइंड आउट कर सकते थे कि कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सीओपीडी में होता क्या है कि वेंटिलेशन इम्पेयर्ड हो जाती है। वेंटिलेशन इम्पेयर होएगी तो क्या होगा, एयर अंदर ही ट्रैप रहेगी लंग्स में। हमने पढ़ा ना पहले कि ओवर इन्फ्लेशन हो जाती है, तो क्या होगा उसके साथ कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लंग्स में। सो उस वजह से क्या होगा, एसिडोसिस ही होगा, ठीक है। एंड रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ये सारा, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। सो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पर्स लिप ब्रीदिंग। सो नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट विद COPD how to perform a pursed lip breathing. So the nurse determines the client understand the instructions when the nurse observe the client. So अभी पेशेंट ने ऐसा कौन सा इनमें से फॉलो करा कि नर्स को लगा कि पेशेंट को पर्स लिप ब्रीदिंग करनी आ गई है। सो इसके ऑप्शंस एक बार आप पढ़ो अच्छे से। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, डेट इज ऑप्शन बी। क्या होता है पर्स लिप? सिटिंग इन अपराइट पोजिशन, देन इनहेल करना है डीपली, एंड एक्सहेल कैसे करना है? एक्सहेल करना है स्लोली थ्रू स्लाइटली क्लोज लिप्स, ठीक है। पर्स लिप्स के थ्रू एक्सहेल करना है स्लोली स्लोली। सो डेट इज द पर्स लिप ब्रीदिंग। व्हाट इज द मेन एम ऑफ पर्स लिप ब्रीदिंग? एक तो है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना है, सेकेंड है एल्वियोलर कोलैप्स ना हो। सो डेट इज द मेन रीजन। सो पर्स लिप ब्रीदिंग हम यूजली पेशेंट को एडवाइज करते हैं इन COPD कंडीशन। So right option is B, sitting in upright position, inhale deeply and exhale slowly through the pursed lip, through the slightly closed lips. So इसके साथ अब हम देखते हैं next question. So next question is, a nurse care for a client with chronic obstructive pulmonary disease COPD. The physician orders the oxygen by a nasal cannula for this client. So which action should nurse take? Options क्या हैं? टीच द क्लाइंट टू एडजस्ट द ऑक्सीजन रेट। सो ये तो अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन नहीं है कि पेशेंट को आप बोल रहे हो एडजस्ट करने के लिए फ्लो रेट। सो नेक्स्ट है चेंज द ऑक्सीजन ट्यूबिंग एवरी शिफ्ट। एवरी शिफ्ट तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज इनअप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन सी क्या है? इंक्रीज द ऑक्सीजन टू 6 लीटर पर मिनट एज नीडेड। सो कल भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि 6 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन नहीं देनी है COPD के क्लाइंट को। You have to maintain the oxygen at 3 लीटर per minute और less than 3 लीटर per minute. So क्यों करना है हमने इसका लेवल मेंटेन at 3 लीटर per minute और लेस? बिकॉज देखो ये कंडीशन क्या है, क्रॉनिक कंडीशन है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। सो क्रॉनिक होने की वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है एट लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। सो अभी आप एकदम से अगर हाई लेवल दोगे ऑक्सीजन का तो क्या होगा, जो इंटरनल स्टिमुलाई है वो फेल हो जाएगा, कि पेशेंट लूज कर देगा रेस्पिरेटरी ड्राइव को, एंड उसके साथ क्या होगा, पेशेंट कैन गो इनटू रेस्पिरेटरी फेलियर। सो इस वजह से आप जो मेंटेन करते हो ऑक्सीजन लेवल एट 3 लीटर पर मिनट और लेस देन दिस। लास्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट एक्सपेक्टोरेट द पिंक टिंक्ड स्पूटम आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी हुई है और उसके बाद पिंक टिंक्ड स्पूटम आ रहा है। सो विच एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू टेक? सो अभी नर्स को क्या करना चाहिए? फिजिशियन को नोटिफाई करना चाहिए, वाइटल साइंस चेक करने चाहिए, एंड देन कॉल करनी चाहिए फिजिशियन को, या फिर अस्कल्टेट करना चाहिए लंग्स को फॉर ब्रोंकाई, और या फिर क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए पेशेंट की कंडीशन। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी, कि नर्स हैज टू मॉनिटर द पेशेंट कंडीशन कंटिन्यूसली। क्यों करना है? बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, दिस इज अ एक्सपेक्टेड फाइंडिंग आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी, ठीक है। सो थोड़ी बहुत ही इरिटेशन हो सकती है ब्रोंकोस्कोपी से, ब्रोंकाई की, सो उस वजह से क्या है कि पिंक टिंक्ड स्पूटम आ सकता है। सो दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग, जस्ट चेकिंग और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द पेशेंट कंडीशन इज वेरी सफिशिएंट। सो इसके लिए फिजिशियन को नोटिफाई करने की, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अस्कल्टेट करने की ज़रूरत है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है डेट इज ऑप्शन डी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्वेश्चंस। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना आप, और अगर अच्छी लगी तो यहाँ पे लाइक का बटन प्रेस करके जाना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि सबका बेनिफिट हो। सो इसके साथ ही हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे न्यू क्वेश्चंस के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 3 में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।